करें क्लास स्टार्ट। चलिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रिंस भारद्वाज। आपको सबको पता है, जैसे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर सिग्मा गुरुकुल के मिशन इंस्पेक्टर बैच को जैसे चला रहे थे, जो बैच हमने अब इस दोबारा 20 नवंबर को रीस्टार्ट करा था, अब उसमें आज हमारा 38th डे आज हम इसको करेंगे। यानी कि जो हमने 100 सेट्स को कंप्लीट करना है, उसमें से 38th नंबर का आज हमारा मॉक टेस्ट होगा। इस मॉक टेस्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको कम से कम भी 45 तक जो भी हमारे सीजीएल के एग्जाम्स हुए हैं, जो 8 या 9 सितंबर से शुरू थे, आपको याद होगा, और 26 सितंबर के आसपास जो हुए थे, हमने पहले उन सारे क्वेश्चंस को टैकल किया है और उन क्वेश्चंस को बार बार हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से मैंने वो क्वेश्चंस को हटा दिए हैं जो मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। जैसा आप सभी को पता ही है कि मैंने 34 क्लासेस पहले पढ़ा दी है और 35 से हमने अब दोबारा स्टार्ट करी है। ठीक है, तो आज की क्लास फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हैं, आंसर्स देते हैं, वैसे ही आप इसका भी आंसर देना और अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना अगर कोई भी आपने बात नहीं सीखी हो तो। और लास्ट में आप अपने मार्क्स से बताना कि आपके 25 में से कितने करेक्ट आंसर्स हुए हैं। ठीक है, चलिए बाकी सभी बच्चे आते रहेंगे, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या बोलता है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। यानी कि बच्चों आपके पास ईडियम पूछ रहा है, यानी कि इस बार पहला ही क्वेश्चन हमारा मुहावरे का हो गया। यानी कि जो भी आपने मुहावरे सुने होंगे, ठीक है ना, और एक प्रोवर्ब सुने होंगे, वो दोनों के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग अगर एक बार स्टेटमेंट देखते हैं कि वो क्या लिखा है कि आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बच्चों ये है कि आप अगर हिंदी में देखते हैं ना कि भाई अगर जिंदगी आपको लेमन्स दे रही है तो आपको उसका नींबू पानी मिला लेना चाहिए, है ना। सेंस तो यही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका सेंस क्या है, अगर हम लोग इसको एक ईडीएम में जज करें, तो ईडीएम में इसका मीनिंग जानने की कोशिश करें तो इसमें मीनिंग ये होता है कि जैसे मान के चलो आपकी लाइफ में कोई भी टफ सिचुएशन आ रखी है और आप उस टफ सिचुएशन से गो थ्रू हो जाते हो, आप उस टफ सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो, या फिर आप उस अपने टफ सिचुएशन में अपना पूरा बेस्ट देते हो, तब वहां पर आप बोलते हो कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। अब आप पढ़ो सेंटेंस में, बी ऑप्शन में बच्चों क्या लिखा हुआ है कि मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। बताया ना यही। तो क्या हिंदी लिखेंगे इसका सेंटेंस का सेंस कि जब कभी भी मुश्किल सिचुएशन आती है तो आपको उसमें अपना पूरा कोशिश करनी चाहिए कि अपना 100% बेस्ट दे। ठीक है, सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आंसर देंगे और आप भी भाई इसका आंसर देते रहो सारे बच्चे। चलिए सेकंड सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट एज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS, अनेक शब्दों के एक शब्द। जरा देखते हैं बच्चों क्या है ये। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। यानी कि इसका मतलब है एक ऑर्डर ऑफ लॉ होता है जिसमें सभी लोगों को अंदर घर में रहने की सलाह दी जाती है। तो आपने बहुत बार सुना होगा होम अरेस्ट। कौन सा वर्ड सुना होगा? होम अरेस्ट।
ठीक है, ये जो होम अरेस्ट होता है ना बच्चों, इसी को हम लोग कर्फ्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कर्फ्यू, यानी कि आपको बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर रिस्ट्रिक्शन देंगे, बट मैं आपको बता दूं रिस्ट्रिक्शन मल्टीपल चीजों के लिए भी होता है, सिर्फ घर में रहने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना। यानी कि रिस्ट्रिक्शन का यूज होता है वो अलग अलग वेरियस पर्पसेस के लिए भी किया जाता है, लेकिन जो कर्फ्यू होता है उसमें आपको साफ साफ बोला जाता है कि बाहर लोग नहीं आएंगे, अपने ही घर के अंदर होम अरेस्ट हो जाएंगे। आप देखते होंगे बहुत बार जब आर्टिकल 370 हटा था तो आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, ताकि वो पब्लिक को किसी वजह से भड़काए ना, है ना, तो अपने भाषणों के लिए। तो इसलिए होम अरेस्ट वहां से वर्ड बहुत ज्यादा शुरू किया गया था। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द, यहां पर भी बच्चों वो सेम ही क्वेश्चन है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द का आंसर देना है। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। मैंने यार कितनी बार क्लासरूम के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, आप सबको पता ही है बात, है ना। तो आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। आपके पास लिखा हुआ है जू, आपके पास लिखा हुआ है अवेरी, आपके पास लिखा हुआ है सेंचुरी, आपके पास लिखा हुआ है हाइव। तो आपको पता है कि जू तो वर्ड यूज करा जाता है कि जहां पर प्लेस वेयर एनिमल्स आर कैप्ट, है ना, रखा जाता है। अच्छा, बहुत बार ना सेंचुरी वर्ड भी यूज करा जाता है, इसके लिए स्टेटमेंट जो होती है वो अलग होती है। यहां पर बोला जाता है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर kept from being hunted। यानी कि जब आप शिकार देखते हो, लोग शिकार करते हैं तो उसको बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए उस जगह को सेंचुरी बना देते हैं, तब ये वर्ड यूज होता है। सो आप सबको इसका आंसर पता होगा, क्या बनना चाहिए था भाई? अवेरी। तो हमने ये दो वर्ड बहुत बार पढ़ा हुआ है कि एक वर्ड होता है अवेरी और एक वर्ड होता है अपेरी। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारे पास क्या? अपेरी, APIARY। ठीक है, तो अवेरी यूज होता है बर्ड्स जहां रहते हैं उनके ग्रुप के लिए, और अपेरी होता है जहां पर बीज रहते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, तो वहां पर आंसर फिर बनता अपेरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अवेरी होता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। और जो हाइव होता है, हाइव को बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड, A group of bees is called hive। समझ में आया भाई? तो सबके लिए वर्ड्स अलग अलग है, सो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। फोर्थ सेंटेंस क्या बोल रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। यानी कि आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करना है, यानी कि फाइंड एरर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आपको इसमें सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहा है। द टी एट दिस कैफे इज द बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। पढ़ो और पढ़ के आंसर दो, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, इवन एक बैच को मैं तो एक टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको ये आना भी चाहिए, है ना। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कौन से पोर्शन में होगा। यहां पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बेस्ट, और बेस्ट के साथ क्या लगा हुआ है देन। हम सबको पता है कि यहां पर जो डिग्री यूज होनी चाहिए थी वो कौन सी यूज होनी चाहिए थी भाई? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको यहां पर क्या यूज करना चाहिए था? बेटर। क्या यूज करना चाहिए था भाई? बेटर। सो किस ऑप्शन में गलती है भाई? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, यानी कि फोर्थ में गलती है। सो यहां पर फोर का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ है। ठीक है, चलिए सबका सही था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग का बच्चों मतलब होता है सिनोनिम्स। कौन सा वर्ड होता है? सिनोनिम्स, जिसको हम लोग सिमिलर वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर वर्ड। तो लिखा हुआ है एडिटेबल। तो एडिबल जो वर्ड होता है वो क्या होता है? जो खाने के योग्य होता है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं सेफ टू ईट होता है, फिट
टू ईट होता है उसको बोला जाता है, यानी कि जो जो चीज न्यूट्रिटिव होती है, न्यूट्रिशन से भरी होती है, उसके लिए भी बोला जाता है। और एक मैं ना आपको जरूर आगे जाके कोई क्वेश्चन कराऊंगा, आज की क्लास में नहीं, वैसे इसका सिनोनियम होता है होलसम, है ना। न्यूट्रिटिव क्या होता है, जिसमें आपके सारे फाइबर्स, सारे मिनरल्स, सारे प्रोटीन, कार्ब्स, ये जो सारी बातें आप सुनते हो साइंस में, ये सब का जो मिश्रण होता है न्यूट्रिटिव कहलाता है। और इसीलिए ये इसका सिनोनियम बनता है होलसम, फिट टू ईट, सेफ टू ईट और एडिबल, ठीक है। नॉक्शियस गलत, नेगेटिव में हो गया, पॉइजनस के लिए बोला जाता है, पॉइजनस के लिए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉर्टल तो आपको पता ही है, जो मरता है ना, इमॉर्टल सुना हुआ है, अमर, और मॉर्टल क्या हो गया हमारे पास, जो मरता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग। क्लियर हो गया। फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़िए, अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन यूज एज एन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। बहुत आसान है फिर से भी, कि मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम एल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। बहुत इजी है, सेंटेंस पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। मॉर्बिड का यहां पर मतलब है नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। पढ़िए और आंसर दीजिए सही बच्चे। वेरी गुड। कौन सा वर्ड होता है भाई, डिप्सोमेनिया, पढ़ा है ना हमने वर्ड। कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत, एक तो आपने वर्ड पढ़ा हुआ है टी टोटलर, अरे यार इंटरेस्टेड बोलना चाहिए था, उल्टा लिख दिया, इंटरेस्टेड है ना। कौन सा वर्ड पढ़ा था, टी टोटलर पढ़ा हुआ है ना। ये कैसा व्यक्ति होता है, जिसको बिल्कुल भी शराब का सेवन नहीं करना होता। इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड यही तो होता है, डिप्सोमैनिक या डिप्सोमेनिया। समझ में आया सबको, जो अल्कोहल को रेगुलरली कंज्यूम करता है और उसको एक कंपल्शन मान चुका है, एक जरूरी आदत मान चुका है, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर भी होता है बच्चों, जिसके अंदर चोरी करने की आदत लग जाती है ना, चोरी करने की आदत लग जाती है, तो उसको बोला जाता है क्या, डिप्सोमेनिया, ठीक है। साइट्रोमेनिक होता है एक्सेसिव सेक्सुअल इन मैन, मतलब इन हैबिट में होता है ये, ठीक है, सेक्सुअल इन मैन। और मैनिक कोई भी चीज की हद हो जाना, कोई भी चीज में आप लोग को एक होता है एक्सेस पे कोई काम करना, उसको बोलते हैं, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया की बच्चों एग्जाम में स्पेलिंग भी आती है, इसलिए आपको ये स्पेलिंग भी बताने का। ये एक तरह का ना भाई एक्सेसिव डिजायर होता है। क्या होता है, एक्सेसिव डिजायर इन अ सेक्सुअल सेंस इन अ मैन, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, सेवन सेंटेंस। सेवंथ बोल रहा है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। तो जंबल्ड ऑर्डर का मतलब आप सबको पता ही है कि जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो होगी अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में। किसमें होगी बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का मतलब हो गया कि आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना, आगे पीछे करके वो लिखा हुआ है, आपको स्टेटमेंट देखनी है। तो इसके लिए आप एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लो। लास्ट में लिखा हुआ है RPSQ, RPSQ, पढ़िए आंसर दीजिए। ऐसे पता चल रहा होगा, देखो पढ़ो, कि हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स, वैसे आप पहले पूरा पढ़ा करो, ठीक है। इसके बाद ये सेंस आ रहा है ना, पीपल्स कल्चर कस्टम एंड लाइफस्टाइल इज दैट, यानी कि पी के बगल में एस, पी के बगल में एस इसमें है, पी के बगल में एस इसमें है, पी के बगल में एस इसमें नहीं है। अब ये तो शुरू ही पी से हो गया, गलत हो गया। अब दो बच गए, एक बच गया आर के बगल में क्यू और एक बच गया आर के बगल में पी, तो आर से ही सेंटेंस शुरू होगा ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ, यही तो बनेगा। द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी
of observing people's culture, custom and lifestyle is that we respect and appreciate their point of views. बिल्कुल सही है, सबका करेक्ट आंसर है. चलिए सेवंथ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन. अगला पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. ठीक है, तो बच्चों आपके पास सिंपल सा सेंटेंस है, आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताना है क्या होगा. पढ़ लो यार, ये तो मैंने सिखा ही रखा है आपको, पढ़ो. आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी. तो विल पूछा हुआ है, तो आप सबको पता चली गया होगा कि शैल और विल मोडाल्स हो गए. इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेवर है. और इसका जैसे ही आपको पैसिव बनाना होता है तो शैल और विल के साथ एक वर्ड लगाना होता है बी, और बी के साथ वर्ड लगाना होता है V3. तो आप चेक कर लो कहाँ कहाँ है. पहले में विल नेवर बी, विल बी नेवर, इसमें बीइंग गलत है, इसमें नॉट नेवर दोनों यूज है. अब आप ए और बी में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है. बी वाले में नेवर ही वर्ड यूज नहीं हो रखा, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, कि दिस क्रिएटिविटी विल नेवर बी ओवरलुक्ड बाय मी. अगर किसी बच्चे को ये नेवर यूज करना नहीं आता, नॉट कि कहां यूज करे, तो आप हमेशा याद रखना आपको कहां यूज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद. ठीक है ना. चलिए, तो एट्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर. चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. Select the option that can be as a one word substitution. बड़े सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इस बार तो, यानी कि OWS. ठीक है, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है. The question papers are placed in the lockers of the school in a way that they can't be reached. जिसकी जो पहुंच से बिल्कुल दूर हो. Affable तो नहीं होगा, प्रेसिबल, इरिपेसिबल, अच्छा अफोर्डेबल, ये शायद ऑप्शन पता नहीं, आई डोंट नो, पहले तो ये होगा ही नहीं, बट ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहा है, कोई बात नहीं. और आर अफोर्डेबल और इन क्या है, इनएक्सेसिबल, यही हो गया है ना. आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, इन एक्सेस. ठीक है, नहीं सुना होगा तो याद रखना, एक्सेस होता है पहुंच, इन एक्सेस होता है जो जिसके जहां पर पहुंचा ना जा सके. ठीक है ना. तो करेक्ट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन. बिल्कुल ठीक है. और एक्सेसिबल पूछता तो वहां पर इन हट जाता बच्चों, है ना. इन जो हो गया वो इसका अपोजिट वर्ड हो गया. क्लियर है. चलिए अगला पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड. या स्पेल्ड वर्ड तो मैं नहीं बताऊंगा, आप पढ़ो और एक बार आंसर देने की कोशिश करो. एक बार आंसर देने की कोशिश करो. पढ़िए. प्रिविलेज की स्पेलिंग बिल्कुल सही है. एकोमोडेशन में भी देखो, प्रिविलेज में यही तो होता है, आई चेक करना होता है. एकोमोडेशन में भी बिल्कुल सही है, मिलेनियम में भी बिल्कुल सही है. किसमें गलत है? मिशीवियस में गलत है ना, क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है MISCHIVOUS, ना कि वी के बाद क्या आ जाए भाई, आई आ जाए. समझ में आई बात भाई? ये जो वी के बाद आई लगा हुआ है ना बच्चों, ये गलत है. यहां पर समझ में आया? शरारती इसका मतलब होता है. चलो अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस अ सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म. आपके पास जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपको उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना. जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय द आर्ट एंथुसियास्टिक फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. यार बहुत आसान है, पढ़ो ये क्या लिखा है. वॉज एडमायर्ड है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया. देखो ध्यान से, वॉज एडमायर्ड. यहां पर अगर मैं वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं तो ये तभी हुआ होगा ना जब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही हो, है ना. तो वॉज एडमायर्ड का सेकंड फॉर्म देख लो. फर्स्ट में हैड एडमायर्ड है, गलत है. सेकंड में एडमायर्ड है, सही है. थर्ड में वॉज बीन एडमायर्ड है, गलत है. फोर्थ में हैज बीन एडमायर्ड है, गलत है. सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट ऑप्शन. बिल्कुल सही है. तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट ऑप्शन. ठीक है भाई. चलो अगला देखते हैं. 12 सेंटेंस बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम. अब बच्चों आपके पास जो सेंटेंस है आपको इसका अपोजिट वर्ड बताना है. लिखा हुआ है मिजरेबल का अपोजिट वर्ड बताओ क्या है. मिजरेबल यहां पर जो सेंस देता है वो अनहैप्पी का सेंस देता है, पता है ना सबको.
ये वर्ड हमने पढ़ा भी है एक बार। सैड का सेंस देता है, डिजेक्टेड का सेंस देता है, डाउनकास्ट का सेंस देता है, ठीक है, सॉरो का सेंस देता है ना। अब इसका आपको एंटोनियम बताना है। चीयरफुल हो गया ना, क्योंकि चीयरफुल जो है वो हैप्पी और का ही सिनोनियम है। मेलोडियस होता है, जो सुरीला होता है, सेटल्ड कुछ है नहीं, रेस्टेंड कोई है नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चीयरफुल। इजी है बिल्कुल। तो हैप्पी हो गया, सैड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, उसके बाद डाउनकास्ट हो गया, सॉरो हो गया, ये सारे इसके कैसे वर्ड है भाई? सिनोनियम है मिजरेबल के, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड है चीयरफुल, ठीक है। इसमें एक वर्ड होता है डिलाइटेड, डिलाइटेड इसका अपोजिट वर्ड है, ठीक है। ये इसके सिनोनियम है चेयरफुल के, ठीक है भाई। सो करेक्ट कौन सा आंसर हो गया 12th का? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम, ठीक है। लिखा हुआ है फातिमा वॉज, मुहावरा है, आपको फिर से देख के बताना है। फातिमा वॉज हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड अ सेरेन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। यार कितनी बार सिखाया हुआ है, एट अ विट्स एंड क्या होता है? उलझन में होना, कंफ्यूज रहना, इस टाइप के सेंस में ये क्वेश्चन देता है, ठीक है। और यूं समझ में ना आना कि अब आपको क्या करना है। आपने वो एट सी भी सुना होगा ना, जिसका सेंस इसी में आता है, कंफ्यूज में, परप्लेक्स में, पजल्ड में, उसी टाइप का सेंस देता है। देखो बिकेम शी अनकॉन्शियस तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वर्ड डज नॉट नो व्हाट टू डू यही होगा, अदर में लिखा हुआ है फॉर नो रीजन, ये नहीं होगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी, कि सो वरीड, कंफ्यूज और एनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू, है ना। जब आप बिल्कुल ही इतने पजल्ड हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि जो बात है वो आपके पास जो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, ये उसके लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस आपके पास जिस सेगमेंट में, उसमें करेक्टली स्पेल्ड बताना है कि ब्रैकेट में है क्या। और मैं भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस सेंटेंस में, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल की भी क्लास में मैंने आपको सेम 37th क्लास में भी सिखाया था, बट वहां पर एवरी से था, यहां पर ईच से है पार्टिसिपेंट, और इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? हैव। तो हम सबको बताया हैव की जगह क्या आएगा बच्चों? हैज। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे सेंटेंस में, देखते ही इसका आंसर बता देना है। और याद है परफॉर्म्ड से भी हमने पढ़ा था, परफॉर्म्ड के साथ गुड लगा हुआ था, क्या आता है परफॉर्म्ड के साथ? वेल, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। फिर से आपके पास पैसिव लाइन लिखी हुई है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करनी है। सेम वही बात, विल बी मेड पैसिव है, एक्टिव में क्या हो जाएगा? विल मेक। तो विल मेक देखो भाई, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड। वॉइस और नरेशन हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखकर ही ठीक करना होता है। वर्ब जज कर लो कि वर्ब कैसी यूज हो रखी है, आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली स्लाइड क्या बोल रहा है इसमें। फिर से अंडरलाइन सेगमेंट बताना है, देखते हैं किस चीज का। ईडियम नहीं है ये, ऑप्शन से तो एरर का पता चल रहा है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माई मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी व्हाट हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। ऑप्शन में हु अकम्पनीज, अच्छा एरर ही है, देखो ध्यान से कैसे। आपने यहां पर WH फैमिली का वर्ड यूज करा, इट मीन्स ये क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप पढ़ो, आपने इसके बगल में क्या लगा दी? वर्ब, और वर्ब के साथ क्या लगा दिया? अकम्पनी। सो आपको मैंने कितनी बार सिखाया हुआ है कि ये पूरा जो है ये वर्ब है, और यू जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है वो पहले आता है, और जो वर्ब है उसके बाद में आती है। तो अगर आप पहले सब्जेक्ट लगाओगे तो आएगा यू, और अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे यू के बाद, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म। अकम्पेन्ड देख लो कहां पर लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में है भाई? सी में, ठीक है। अकम्पनी की सेकंड फॉर्म, समझ में आया ना कैसे? मतलब इसके जस्ट बगल में जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद वर्ब। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे हु का केस होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद भी काम करता है, वो एक डीप बात है रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर की, वो नहीं देखेंगे। हमें सिंपल सी बात देखनी थी कि ये पूरा वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो हमें ध्यान रखना होता है कि इसका स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगी भाई? वर्ब आएगी, ठीक है। मैंने पढ़ाया भी हुआ है, ध्यान रखेंगे। 16 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। चलिए आगे देखते हैं,
ये सेगमेंट भी आपका एरर का है, देखते हैं इसमें क्या गलती होगी। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। पढ़ के बताओ भाई क्या गलती है। पढ़ो यहां क्या लिखा हुआ है, हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी, इनटू द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी, गलत हो गया ना। किस में गलती है, बी में गलती है, इनटू की जगह पर क्या लगाना चाहिए था, इन। समझ में आया, वेरी गुड। 17 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन। आप सबसे पहले आपको होमो पता होना चाहिए, होमोफोन क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम, और फोन का मतलब होता है बच्चों साउंड, जिसका सेम साउंड आता है, राइट। आप देखो राइट के दो वर्ड है, फोर्थ वाला और ए वाला, देखते हैं कौन सा होगा। ही हैज द डैश टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, ये वाला राइट है ना, ये वाला राइट। हालांकि आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए, होमोफोन क्या होता है, होमोनियम क्या होता है, होमोग्राफ क्या होता है, एपोनिम्स क्या होता है, पैरोनिमस वर्ड कौन से होते हैं, ये याद कर लो, पेपर में अब रिपीट होने लग गए ऐसे वर्ड। चलिए अगला पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है, और बहुत आसान है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसको कभी भी हराया ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल, तो जिसको जो दिखता ही नहीं, अनअवॉइडेबल, और ये सेम मतलब है इसका, इनएरिटेबल। और इनविंसिबल जो होता है वो होता है जिसको कभी भी हराया ना जा सके, है ना। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड कितनी बार पेपर में रिपीट हुआ है, और इसीलिए मैंने ये वर्ड हमेशा के लिए याद रखवा रखा है, याद कर लो। वैसे इनकैपेबल के लिए मैंने एक पूरी लिस्ट भी आपको बता रखी है, आप सभी बच्चे वो याद कर लो सारी लिस्ट, ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें भी बच्चों एरर है, बहुत आसान सा एरर है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रमन्स कार इज फास्टर देन योर कार। आंसर बताइए, और आपको यह भी बताना है कि आंसर अगर जिस पोर्शन में है उसमें गलती क्या होगी। चलिए वेरी गुड, ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या वर्ड लिखा है, योर कार। ये मैं कितनी बार सिखा चुका हूं, जिस ऑब्जेक्ट पर आप जब पोजेशन दिखाते हो उस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में दोबारा रिपीट नहीं करते। तो आपको सिंपल आंसर देना चाहिए था क्या, योर्स। क्या आंसर देना चाहिए था भाई, योर्स। समझ में आया भाई, क्योंकि योर कार रिपीट नहीं होगा। ऐसा लिखा होता, रमन्स कार इज फास्टर देन राहुल्स कार, मान के चलते हैं ऐसे लिखा होता, राहुल्स कार, तो ये भी गलत होता। अब आप इसका आंसर देते राहुल्स, क्या देते, राहुल्स, या फिर दे देते दैट ऑफ राहुल, ये दोनों सही होता, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपको आना चाहिए। चलिए 20th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, यानी कि सी। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अगले में बच्चों वैसे जो क्वेश्चन है वो नरेशन का है, आपके पास डायरेक्ट स्पीच है और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो फॉर अ पिकनिक फॉर अ चेंज। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी लेट वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, लेट, याद कर लो, उसका आंसर अगर सजेशन में है तो दो आंसर में बनेगा, या तो प्रपोज या तो सजेस्टेड। और अगर उसका क्वेश्चन जो है किसी ऑर्डर में देना है तो ऑर्डर बनेगा, या फिर किसी भी रिक्वेस्ट में है तो रिक्वेस्ट बनेगा। ये दो पेयर बना लो, ऑर्डर और रिक्वेस्ट एक साथ का होगा, और सजेशन यानी कि सजेस्टेड और प्रपोजल, प्रपोज्ड एक का होगा। तो यहां पर लेट अस गो फॉर अ पिकनिक सजेशन ही एक तरह का होगा। पढ़ो किसमें किसमें, फर्स्ट में लिखा हुआ है आज गलत है, सेकंड में लिखा हुआ है आज गलत है, थर्ड और फोर्थ में सजेस्टेड है। अब थर्ड और फोर्थ में देखो डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये जो अस है ना, इस अस का वी बना लिया जाता है, और जब ये प्रपोजल या कुछ होता है तो इसके साथ आता है शुड। तो पढ़ो, इसलिए वी के साथ यहां पर भी शुड, दोनों में शुड है। क्या डिफरेंस है दोनों में,
अच्छा पढ़ो, यहां पर सजेस्टेड के साथ टू नहीं लगा, सजेस्टेड के साथ टू लगा है। आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना कि सजेस्टेड और प्रपोज्ड ये दो वर्ड ऐसे होते हैं, अगर आप इनके बगल में संबंधा लगा रहे हो तो वहां पर आपको टू लगाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई और वर्ड लगा लो, जैसे अगर आप एडवाइस लगा लो, तब आप नहीं बोलोगे आई एडवाइज टू हिम, गलत है, आई एडवाइज हिम। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई सजेस्टेड हिम तो गलत है, आई सजेस्टेड टू हिम। तो ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चों को आज भी ये बात नहीं पता। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक फॉर अ चेंज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है बच्चों 22 सेंटेंस में, ठीक है, देखना जरा क्या बोल रहा है। द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल विथ मी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स सिंस आई हैज वर्कड देयर एज अ मैनेजर। यार ऐसे एरर तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी आपको टाइम दूं, और ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा वर्ड आना चाहिए था भाई, हैव। किस वाले पोर्शन में गलती है, ए में, किस वाले पोर्शन में गलती है, ए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट में आपके पास अंडरलाइन सेगमेंट है। अच्छा ये बच्चों ईडियम्स का है, ऑप्शन से पता चल रहा है, बट इसमें अपोजिट है, आपको फ्रेज पहले दे दिया गया है और ईडियम बताना है। माई सिस्टर विश्ड मी गुड लक बिफोर आई वेंट ऑन द स्टेज टू सिंग। यार जिसको ये आंसर नहीं पता चल रहा होगा, इट मीन्स उन्हें कल या परसों वाली क्लास नहीं देखी होगी। मैंने बताया था गुड लक हम लोग बोलते हैं ब्रेक अ लेग के लिए। किसके लिए बोलते हैं, ब्रेक अ लेग। कौन सा ऑप्शन कर सही हो जाएगा, हमारे पास बी लिखा हुआ है। टू सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है नॉट टू टेक एनी साइड। क्या होता है, नॉट टू टेक एनी साइड, ठीक है, किसी का भी पक्ष ना लेना। ब्रेक द आइज का मतलब भी मैंने बताया था, और ब्रेक द आर्म का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ब्रेक द आई का मतलब बताया था चुप्पी तोड़ना, है ना, फ्रेंडली माहौल में आ जाना। तो 23वें का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगर ये आपको नहीं पता इट मीन्स आपने नहीं पढ़ रखा। अगला भी हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, नरेशन का। देखते हैं क्या है कि He said, I saw a snake here. नरेशन के लिए मैं एक बात सिखा लेता हूं। सबसे पहले वर्ड पे जाया करो वर्ब, और देखा करो कौन से टेंस में। प्रेजेंट में होगा तो आंसर होगा पास्ट में, पास्ट में होगा तो आंसर होगा हैड में, और हैड में होगा तो आंसर होगा नो चेंज। प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से हैड, और हैड से नो चेंज, ठीक है। पढ़ लो, ही सेड आई सॉ अ स्नेक हेयर। अब आप पढ़िए, सॉ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ऑलरेडी पास्ट है, तो पास्ट का आंसर होगा हैड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, करेक्ट। पढ़ो, फर्स्ट में हैड है, सेकंड में सो है गलत, थर्ड में सो है गलत, थर्ड में हैड से सही है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें बच्चों सैड का टोल्ड करा हुआ है, गलत है। हम सबको पता है सैड का टोल्ड तब होता है जब सैड के साथ टू आता है ना। जब भी सेड के साथ टू आएगा, लिखा होता आई, जैसे ही सेड टू हर लिखा होता, तब मैं आंसर बना देता ही टोल्ड हर। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट है। और हेयर का आंसर किसमें होता है, देयर। और आप पढ़िए, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है। पढ़ाया हुआ है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ो, ही हैड डैश द डैश इनटू स्मॉलर चिप्स। देखो क्या है, सबसे पहले अगर यहां पर हैड है तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। क्लिपिंग नहीं आएगा, ये भी क्लिपिंग नहीं आएगा, क्लिप्स भी नहीं, खत्म हो गया क्लिप्ड। और क्लिपिंग कैसे पता चल जाएगा, यहाँ जिरंड की तरह वर्ड यूज हो जाता है ना। तो ये दो ही वर्ड हैं जो इसमें यूज हो सकते हैं, तो क्लिप्ड और क्लिपिंग। समझ में आया। तो आज के ना जो क्वेश्चन से हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास वॉइस, नरेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एरर, इन चार पोर्शंस में ना ज्यादातर क्वेश्चंस मिल रहे थे, ठीक है। कोई बात नहीं, वो तो सीरीज है, सारा कुछ ही पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो आज मैंने जितना आपको पढ़ाया है, आप दोबारा से कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप जरूर देखना, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बाद में पूछ लेना, ठीक है। चलिए जब तक मिलते हैं कल की क्लास में दोबारा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।